हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल सेमेस्टर 4th की यूनिट 2 के बारे में। आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली होगी, तो इस वीडियो में हम जो हमारी भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल है उसकी जो यूनिट 2 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप ये वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स लिखते जाएं। ठीक है, चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। यूनिट 2 का नाम है चतुर्थक माध्य व प्रमाप विचलन, क्वार्टाइल, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन 1 है, चतुर्थक किसे कहते हैं? इसका आंसर है, किसी श्रेणी को 4 बराबर भागों में विभक्त किया जाए तो प्रत्येक भाग की अंतिम इकाई चतुर्थक कहलाती है। प्रश्न संख्या 2, प्रथम चतुर्थक कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रथम चतुर्थक ज्ञात करने का सूत्र है, प्रथम चतुर्थक Q1 बराबर 1 कोष्टक n+1 कोष्टक बटा 4 वे पद का मूल्य। यहाँ पर Q बराबर चतुर्थक यानी कि क्वार्टाइल है, D बराबर डेविएशन होता है और n बराबर मूल्यों की संख्या होती है। क्वेश्चन 3, तृतीयक चतुर्थक निकालने का सूत्र क्या है? तृतीयक चतुर्थक Q3 बराबर 3 कोष्टक n+1 कोष्टक बंद बटा 4 वे पद का मूल्य। क्वेश्चन 4, उच्च चतुर्थक किसे कहते हैं? इसका आंसर है, तृतीयक चतुर्थक को ही उच्च चतुर्थक कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है Q3 बराबर 3 कोष्टक n+1 बटा 4 वे पद का मूल्य। प्रश्न संख्या 5, आप लोग अपने आंसर वीडियो को पॉज करके लिख लें। प्रश्न संख्या 5, इसका उत्तर है, इसका प्रश्न संख्या 5 है, आंकड़ों का सारणीकरण क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, भौगोलिक तथ्यों से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों की कॉलम एवं पंक्तियों की क्रमबद्ध अवस्था सारणी कहलाती है तथा इन्हें क्रमबद्ध विकसित करने की प्रक्रिया को सारणीकरण कहा जाता है। सारणीकरण से तथ्यों का सरल रूप से प्रस्तुतिकरण होता है। सारणीकरण परिमाणात्मक विधियों के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, प्रकीर्णन का आदर्श एवं निश्चित माप क्या है? आंसर है इसका, प्रकीर्णन का एक निश्चित, स्पष्ट एवं आदर्श माप प्रमाप विचलन है, क्योंकि इसमें किसी भी बीजगणित चिन्ह की अवहेलना नहीं की जाती। साथ ही विचलन सदैव समांतर माध्य, जो स्वयं एक आदर्श माध्य है, के आधार पर गणना की जाती है। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक समंक श्रेणियों के प्रकीर्णन की तुलना करने में प्रमाप विचलन बहुत उपयोगी है। प्रश्न संख्या 7, प्रकीर्णन किस किस के द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसका आंसर है, प्रमाप विचलन अथवा मानक विचलन प्रकीर्णन का सबसे वैज्ञानिक रूप है। प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात किया जाता है। उसके बाद प्राप्त मध्यमान का मूल्य आंकड़ों अथवा पद मूल्यों से विचलन यानी कि डी ज्ञात करके विचलन का वर्ग यानी कि डी स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात डी स्क्वायर का योगफल प्राप्त किया जाता है तथा योगफल में यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर में आंकड़ों अथवा पद मूल्यों की संख्या से भाग देकर भागफल का वर्ग मूल्य ज्ञात करते हैं। इस प्रकार यह वर्गमूल की प्रमाप विचलन है। प्रश्न संख्या 8, चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं? चतुर्थक विचलन, आंसर है इसका, चतुर्थक विचलन प्रथम व तृतीयक चतुर्थक के अंतर का आधा होता है। चतुर्थक विचलन किसी भी क्षेत्र में आंकड़ों के संपूर्ण विस्तार को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रश्न संख्या 9, चतुर्थक विचलन का सूत्र बताते हुए इसे ज्ञात करने की विधि लिखिए।
चतुर्थक विचलन। किसी श्रेणी को 4 बराबर भागों में विभक्त किया जाए तो प्रत्येक भाग की अंतिम इकाई चतुर्थक कहलाएगी। किसी भी श्रेणी में 3 चतुर्थक होते हैं। दूसरे चतुर्थक का अर्थ मध्य का सही है। इस प्रकार प्रथम एवं तृतीय चतुर्थक की गणना ही आवश्यक होती है। प्रथम चतुर्थक को निम्न चतुर्थक भी कहा जाता है, जबकि तृतीय चतुर्थक को उच्च चतुर्थक कहा जाता है। इन्हें Q1 और Q3 लिखते हैं। इसका सूत्र निम्नानुसार है। चतुर्थक विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 बटा 2। Q1 बराबर 1 कोष्टक n प्लस 1 बटा 4 वे पद का मूल्य। Q3 बराबर 3 कोष्टक n प्लस 1 बटा 4 वे पद का मूल्य है। प्रश्न संख्या 10। निम्न आंकड़ों की सहायता से प्रथम, तृतीयक व चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए। आंसर है, सारणी आप लोगों के दी हुई है प्रश्न में, ठीक है। तो यक्ष एफ और सी एफ हमें यहाँ पर दिख रहा है। यक्ष 8 है, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। एफ है हमारा 6, 20, 15, 10, 8, 12, 14, 10, 34। और सी एफ ज्ञात करेंगे हम। सी एफ में जैसे कि एफ है ना, तो एफ में एफ में जो 6 है वो 6 लिख देंगे ऐसे कैसे। 6 में 20 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 26 में 15 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। 41 में 10 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, ठीक है। 51 में 8 जोड़ेंगे 59 हो जाएगा। 59 में 12 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा। 71 में 14 जोड़ेंगे 85। 85 में 10 95 और 95 में 34 129, ठीक है। अब नीचे देखिए, Q3 बराबर 1 कोष्टक n प्लस 1 बटा 4 बराबर 1 कोष्टक 129 प्लस 1। अब ये 129 जो है ना यहाँ पर, ये टोटल जो लास्ट वाला सी एफ है अपना, वो है टोटल है, मतलब ये पूरी संख्या का टोटल है। 129 प्लस 1 कोष्टक बटा 4 बराबर 130 बटा 4 बराबर 32.5। ये हमारा Q1 आ चुका है। और यहाँ Q1 हमारा जो है वो सी एफ कौन से में दिखेगा, 26 वाले सी एफ में, ठीक है। Q3 बराबर 3 कोष्टक n प्लस 1 बटा 4 बराबर 3 कोष्टक 129 प्लस 1 बटा 4 कोष्टक बंद बराबर 3 इंटू 130 बटा 4 बराबर 97.5 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो Q1 और Q3 हमारा यहाँ पर आ चुका है। चतुर्थक विचलन ज्ञात कर लेते हैं। चतुर्थक विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 बटा 2 बराबर Q3 हमारा था Q3 देखो, Q3 में हमारे है कितना है, ये 36 नहीं है, ये 26 है, सॉरी। यहाँ 26 लिखे हैं आप लोग, ये गलती से 36 नहीं नहीं नहीं, हाँ Q3 सॉरी Q3 36 ही है। Q3 36 ही है अपना। Q3 36 ही है। Q3 में से माइनस करेंगे, देखिए Q3 यानी कि 95। इस Q3 है ना अपना 97.5, तो 95 वाली श्रृंखला में अपना 36 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ Q3 36 हो जाएगा। तो 36 माइनस 12 बटा 2 बराबर 24 बटा 2 बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 12 आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 11। निम्न आंकड़ों की सहायता से अविच्छिन्न श्रेणी में प्रथम, तृतीयक व चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे वर्गांतर दे रखा है, CI दे रखा है, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। आवृत्ति दे रखी है हमें 5, 10, 18, 8, 7, 4 और 3। यहाँ हमने CF ज्ञात कर लिया है। 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 18 जोड़ेंगे तो 33, 33 में 8 जोड़ेंगे तो 41, 41 में 7 जोड़ेंगे 47, 47 में 4 जोड़ेंगे 52 और 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55। तो हमारा यहाँ टोटल n हो जाएगा 55 यानी कि 55, ठीक है। 55 हमारा n हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Q1 बराबर n बटा 4 बराबर 55 बटा 4 बराबर 13.75वां पद। यहाँ L1 अब देखो 13.75वां पद है हमारा, ठीक है ना। तो L1 हो जाएगा हमारा 10, F हो जाएगा हमारा, F ही हमारा हो जाएगा 10,
सी हो जाएगा हमारा 5, आई हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, यहाँ Q1 बराबर L1 प्लस आई बटा एफ कोष्टक Q1 माइनस सी कोष्टक बंद, 10 प्लस 10 बटा 10 कोष्टक 13.75 माइनस 5 कोष्टक बंद बराबर 10 प्लस 10 इंटू 8.75 बटा 10 बराबर 18.75। Q3 3n बटा 4 बराबर 3 इंटू 55 बटा 4 बराबर 41.25। यहाँ L1 बराबर 40, F बराबर 7, C बराबर 41, I बराबर 10। Q3 याद कर लेते हैं, L1 प्लस I बटा F कोष्टक Q3 माइनस C। ठीक है, तो बराबर 40 प्लस 40 प्लस 10 बटा 7 कोष्टक 41.25 माइनस 41 कोष्टक बंद, 40 प्लस 10 इंटू 0.25 बटा 7 बराबर 40.36। आप सोच रहे होंगे कि मैं केवल पढ़ रहा हूँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं केवल पढ़ रहा हूँ इनको। ठीक है, सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है और मैं आपको सीधा इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपको सॉल्यूशन करते हुए बताऊँगा तो अपना ये वीडियो ही अकेला वीडियो ही लगभग 10 दिन में कंप्लीट होगा। इसलिए हम इसको केवल 30 या 35 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो जो आपके सामने सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं उनको आप अपनी नोटबुक में ऐसे कैसे उतार लें और अपने स्तर पर समझने का प्रयास करें। ठीक है, बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसके लिए मैं कॉलेज में उपलब्ध हूँ, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें समझा दूँगा। ठीक है, बाकी के जो स्टूडेंट्स से वीडियो देख रहे हैं वो उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है, वो आप अपने स्तर से समझ लें। ठीक है, बाकी अगर समझाने बैठूँगा तो फिर वो ये एक वीडियो यानी कि एक ही प्रश्न में अपना 1 घंटा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल मेरा उद्देश्य आप तक पूरी प्रैक्टिकल फ़ाइल को पहुँचाना है, उसका सॉल्यूशन पहुँचाना है। ठीक है, ताकि आप समय से अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, मैं पुनः क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए ये हो गया 40.36 आ गया अपना QD यानी कि चतुर्थक विचलन देख लेते हैं। QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटा 2, 40.36 माइनस 18.75 बटा 2, इसका आंसर हो जाएगा बराबर 10.805 805 आंसर। ठीक है, ये आपका एक बार फिर देख लें आप इसको। ये क्वेश्चन संख्या 11 है आपकी। ये ऐसे कैसे इसको नोट कर लें आप लोग अपनी डायरी में, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने स्तर पर इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए आप। प्रश्न संख्या 12, माध्य विचलन का अर्थ बताते हुए भौगोलिक अध्ययन में इसके महत्व को समझाइए। आंसर है इसका माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन किसी समंक श्रेणी के समांतर माध्य अथवा बहुलक अथवा माध्यिका से श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के समांतर माध्यों नहीं है यहाँ पर, समांतर माध्य को माध्य विचलन कहते हैं। इस प्रकार माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम समंक श्रेणी के किसी सांख्यिकीय माध्य, समांतर माध्य, बहुलक अथवा माध्यिका से उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलन निकालते हैं तथा उसके पश्चात इन विचलनों के योग में पद मूल्यों की संख्या से भाग देकर विचलनों का समांतर माध्य अर्थात माध्य विचलन निकाल लेते हैं। भौगोलिक अध्ययन में क्या महत्व है इसका देखते हैं। भौगोलिक अध्ययन में महत्व, पहला डेटा या आंकड़ों का विश्लेषण करने में मदद करता है। दूसरा, प्रादेशिक विश्लेषण में उपयोगी होता है। तीसरा, नीति निर्माण और योजना में सहायक होता है। चौथा, जोखिम मूल्यांकन में उपयोग किया जा सकता है। पांचवा, शोध और अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा, किसी भी तथ्य के क्षेत्रीय अथवा समकालीन प्रवृत्ति का विश्लेषण और भविष्य कथन भौगोलिक अध्ययन में विचलन की सहायता से सरलतापूर्वक हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया खत्म। चलिए क्वेश्चन संख्या 13 देखिए। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र। समांतर माध्य के आधार पर माध्य विचलन, तो माध्य विचलन x बार बराबर, ये माध्य विचलन का
साइन है, चिन्ह है, तो माध्य विचलन कैसे निकालते हैं? यक्स बार बराबर सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन। दूसरा है माध्यिका के आधार पर माध्य विचलन, ये इसमें यम ये साइन है समांतर माध्य विचलन का साइन है ये बराबर सिग्मा डी एम बटा एन। ठीक है, ये जो साइन है ये ऐसे कैसे चिन्ह लगा लें आप लोग, जैसे जैसे चिन्ह है ना वैसे वैसे चिन्ह लगा लें। ठीक है, बहुलक के आधार पर माध्य विचलन कैसे निकालते हैं? जेड बराबर इस माध्य विचलन जेड बराबर सिग्मा डी जेड बटा एन। ये 3 फॉर्मूले हो गए हैं आपके। ये तीनों फॉर्मूलों को आप लिख लें, समांतर माध्य के आधार पर लिख लें, माध्यिका के आधार पर लिख लें और बहुलक के आधार पर माध्य विचलन लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 14, खंडित एवं अविच्छिन्न श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। समांतर माध्य से माध्य विचलन, ठीक है वही, लेकिन वैसा नहीं है, खंडित श्रेणी में है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ, ठीक है, डी एक्स बार बटा एन। दो माध्यिका से निकालते हैं, माध्यिका से माध्य विचलन यम बराबर सिग्मा एफ डी एम बटा एन, और बहुलक से माध्य विचलन जेड बराबर सिग्मा एफ डी जेड बटा एन। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लें आप लोग अपनी डायरी में, अपनी फाइल में। ठीक है, तीनों फॉर्मूले लिख लें। क्वेश्चन संख्या 15, निम्न आंकड़ों की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं उनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो एन अपना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एन बराबर 10 हो जाएगा यहाँ। एक्स को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, 3 6 6 8 9 10 11 12 13 15। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो अपनी माध्यिका है उस माध्यिका के आधार पर जो अपना डी है, ठीक है, डी एम है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 पॉइंट मतलब जो 9.5 है ना, 9 और 10 को जोड़ेंगे यहाँ पर 5.5वां पद जो है ना अपना, देखो माध्यिका यम जो है बराबर n + 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 10 + 1/2 हो जाएगा। तो 10 + 1 बराबर 1/2 होने पर यहाँ पर 5.5वां पद आ जाएगा। अब 5.5वां पद देखो एक्स में देखो आप, 3 6 6 8 यहाँ तक 4 हुए, 5वां कौन सा रहा है 9, और छठा कौन सा रहा है 10। तो 9 और 10 अपना 5.5वां पद है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 + 10/2 बराबर 9.5। अब 9.5 जो है उसमें से हम यक्ष को घटाएंगे। ठीक है, जो यक्ष है ना 9.5 में से हम यक्ष को घटाएंगे, तो 9.5 में से 6.5 3 घटाए तो 6.5, 6.5 के बाद में 3.5 3.5 1.5 0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 5.5, ऐसी अपनी संख्या आ जाएगी। और इनको टोटल कर देंगे यहाँ पर, सिग्मा डी एम बराबर 28.5। ठीक है, आगे चलते हैं। माध्यिका से माध्य विचलन का सूत्र, माध्य विचलन एम बराबर सिग्मा डी एम बटा एन बराबर 28.5 बटा 10 बराबर 2.85 आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ गया अपना 2.85, माध्यिका से माध्य विचलन आ गया अपना 2.85। प्रश्न संख्या 16, निम्न आंकड़ों के द्वारा माध्य विचलन की गणना कीजिए। ठीक है, करते हैं माध्य विचलन की गणना। यक्ष दिया हुआ है हमें 5 6 10 14 16 18 20। ठीक है, हमारा एफ है 8 4 10 9 3 4। ठीक है, सी एफ ज्ञात कर लेंगे, 8 4 8 8 4 12 12 10 22। ठीक है, सी एफ में देखो 8 12 22 31 34 38 39। ठीक है, एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे, एफ और एक्स को गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 8 पंचे 40 6 चौका 24 10 दाई का 100 14 × 9 126 16 × 3 48 18 4 18 72 20 1 20। ठीक है, अब हम डी एक्स याद करेंगे, एक्स माइनस एक्स से। ठीक है, ई एक्स माइनस एक्स बार से,
एक्स माइनस एक्स बार से, ठीक है। तो यहाँ पर 6.02, 5.02, 1.02, 2.98, 4.98, 6.98, 8.98, ठीक है, ये आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ये चल जाता है, चलता है यार, ठीक है। तो ये हमारा डी एक्स निकल गया, एक्स माइनस एक्स बार बराबर, ठीक है ना। इसके अब करेंगे हम एफ इंटू डी एक्स को, डी एक्स को गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम 8 इंटू 6 को गुणा 8 इंटू जो एफ है ना हमारा, एफ देखो, एफ में 8 आ रहा है और डी एक्स कितना आ रहा है 6.02, तो इनको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 48.16, ठीक है। ऐसे 4 इंटू 5.02 को करेंगे तो 20.08, ठीक है। 10.2, 26.82, 14.94, 27.92, 8.98, ये अपना एफ इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इधर देख लीजिए, एन बराबर 39 है अपना, सिग्मा एफ एक्स बराबर 430 है अपना, और सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 157.1 है हमारा, ठीक है। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन बराबर 430 बटा 39 बराबर 11.02, ठीक है। समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य विचलन एक्स बार बराबर सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन बराबर 157.1 बटा 39 बराबर 4.02, ये अपना आंसर आ जाता है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 17, निम्न आंकड़ों द्वारा अविच्छिन्न श्रेणी के लिए माध्य विचलन ज्ञात करो, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर देखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ऐसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ऐसे कैसे नोट कर लेना आप लोग। वर्गांतर दिया हुआ है हमें, वर्गांतर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। आवृत्ति दी हुई है एफ 3, 6, 9, 11, 8, 5, 4। यक्ष दिया हुआ है, या यक्ष निकालना है अपने को, दिया हुआ नहीं है, निकालना है। तो 10 5 को गुणा 10 और 5 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, 15 में 2 का भाग लग जाएगा यहाँ पर 7.5, 10 और 15 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 12.5। तो ऐसे करके हम वर्गांतर जो है ना हमारा, उन वर्गांतरों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो एक्स आ जाएगा अपना। तो 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, ठीक है। एफ इंटू एक्स कर देंगे, यानी कि 3 एफ और एक्स को गुणा कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 7.5 को गुणा करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। 6 इंटू 12.5 को गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना एफ एक्स निकलेगा। तो 22.5, 75, 157.5, 246.5, 220, 162.5, 150। तो यहाँ टोटल सिग्मा एफ एक्स कर देंगे अपन। तो सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 1035। इधर ये सिग्मा एफ कर देंगे तो इधर पहले देखो 46 आ रहा है ना, सिग्मा एफ बटा या एन, सिग्मा एफ या एन, ये कितना जाएगा 46, और सिग्मा एफ कितना गया अपना 1035, ठीक है। अब यक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो यहाँ डी निकल जाएगा अपना। तो यक्स आया था इधर 22.5, तो 22.5 में से जो है वो 7.5 घटाना है, ठीक है ना। यानी कि ये 22.5 है ना, ये अपना यक्स बार आया है, यक्स बार, ठीक है। यक्स माइनस एक्स बार करना है जिसमें से अपना डी निकल जाएगा। तो यक्स कितना है यहाँ पर 7.5, माइनस कितना करना है अपने को 22.5, तो माइनस के 15 आ जाएंगे। वैसे ही 12.5 माइनस करेंगे अपन 22.5 तो माइनस 10 आ जाएंगे। वैसे ही 17.5 में से अपन 22.5 घटाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। 22.5 में से 22.5 में से 22.5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 27.5 में से 22.5 घटाएंगे तो 5 आ जाएंगे। 32.5 में से 22.5 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 37.5 में से 22.5 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। डी स्क्वायर कर लेंगे अब, यानी कि 15 का स्क्वायर होगा 225, 10 का स्क्वायर होगा 100, 5 का स्क्वायर होगा 25, इनके माइनस हट जाएंगे सबके। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 5 का 25, 10 का 100 और 15 का 225, ठीक है। अब यहाँ एफ डी स्क्वायर कर लेंगे, एफ इंटू डी स्क्वायर जो आया ना अपना, उनको गुणा करेंगे एफ और डी स्क्वायर को। तो 225 इंटू एफ में देखिए 3 आ रहा है, आवृत्ति एफ 3 इंटू 225 675 हो जाएगा।
6 इंटू 100 600 हो जाएगा, 9 इंटू 25 225 हो जाएगा, 11 इंटू 0 11 जीरो ही रहेगा, 8 इंटू 25 200 हो जाएगा, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500, 4 इंटू 225 900 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 3100 3100 आ जाएगा। तो देखिए समांतर माध्य ज्ञात कर ही लेता हमने पहले। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन 1035 बटा 46 बराबर 12.5वां पद 12.5 सॉरी मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन देखिए, मानक विचलन इसका साइन है ये कोष्टक में बराबर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन अंडर रूट 3100 बटा 46 अंडर रूट 67.3913 बराबर 8.21 ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपकी सारणी थी। सारणी के नीचे ये आपका समांतर माध्य का सॉल्यूशन और ये माध्य विचलन का सॉल्यूशन, मानक विचलन का सॉल्यूशन। ठीक है, मानक विचलन का सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 18, प्रमाप विचलन किसे कहते हैं? प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन किसी समंक श्रेणी के समांतर माध्य से उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल को उस श्रेणी का मानक विचलन या प्रमाप विचलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए, प्रमाप विचलन के प्रणेता कौन थे? प्रमाप विचलन के आंसर है, प्रमाप विचलन के प्रणेता या आविष्कारक कार्ल पियर्सन थे। कौन थे? कार्ल पियर्सन। तो ध्यान रखना प्रमाप विचलन के प्रणेता कौन थे? कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन 20, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना हेतु सूत्र लिखिए। इसका आंसर है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना, प्रमाप विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस कोष्टक सिग्मा एक्स बटा एन कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। यहाँ सिग्मा एक्स बराबर व्यक्तिगत मूल्यों का योग है, एन बराबर पदों की संख्या है। प्रश्न संख्या 21, खंडित एवं अविच्छिन्न श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना हेतु सूत्र लिखिए। तो आंसर देखिए, खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना, प्रमाप विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ बटा एन माइनस कोष्टक सिग्मा एफ एक्स बटा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अविच्छिन्न श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना का सूत्र देखिए, प्रमाप विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ बटा एन माइनस कोष्टक एक्स बार कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 22, निम्न आंकड़ों की सहायता से प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वर्ष दिया हुआ है हमें 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 97, 1998, 99, 2000, 2001, 2002। ठीक है, यहाँ यक्ष वर्षा सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये अपना यक्ष हो जाएगा 100, 90, 130, 110, 90, 80, 70, 166, 120, 50, 80 और 88। ठीक है, यहाँ यक्ष माइनस एक्स बार या डी निकालने के लिए अपन वही करेंगे, एन बराबर ये एन बराबर 12 हो जाएगा और सिग्मा एक्स बराबर 1174 हो जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन बराबर 1174 बटा 12 बराबर 97.80। ये अपना एक्स बार आ गया। अब 97.80 में से अपन ये संख्या घटा लेंगे 97.80 में से, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार करेंगे ना, तो 100 में से अपन 97.80 घटाएंगे, तो 100 में से 97.80 घटाए तो 2.2 आ जाएगा। ऐसे ही हम सारी संख्याओं घटा लेंगे। ठीक है, तो एक्स बार तो एक्स माइनस एक्स बार बराबर डी, तो 2.2 माइनस 7.8 32.2 12.2 माइनस 7.8 माइनस 17.8 माइनस 27.8 68.2 22.2 माइनस 4 माइनस 46.8 माइनस 17.8 माइनस 9.8। अब यहाँ डी स्क्वायर कर लेंगे, है ना, तो डी स्क्वायर में 4.84 60.84 1036.8 148.84 60.84 316.84 772.84 4651.2 492.2 2284 2284.84 316.84 96.04, यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो 10,243 आ जाएगा। यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर कितना जाएगा? 10,243। ठीक है, मानक विचलन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन अंडर रूट 10,243 बटा 10 अंडर रूट 853.58
इसका आंसर आ जाएगा अपना 29.21 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 23, निम्न आंकड़ों द्वारा परमाप विचलन ज्ञात कीजिए। यक्ष, ठीक है, ये सारणी है अपनी। ठीक है, यक्ष दिया हुआ है, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ वाई दिया हुआ है अपने। ठीक है, तो वाई है अपना एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी 3, 6, 9, 13, 8, 5, 4। यहाँ एफ एक्स कर देंगे, एफ इंटू एक्स कर देंगे, तो 6 3 18, 7 अंक 42, 8 9 72, 9 13 117, 10 इंटू 8 80, 11 इंटू 5 55, 12 इंटू 4 48। यहाँ एक्स माइनस एक्स बार कर देंगे, वापस वही एक्स निकाल लेंगे। बंद कराने यार, सिग्मा एफ बटा एन बराबर 48, सिग्मा एफ एक्स बराबर 432। ठीक है, यहाँ समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर 432 बटा 48 बराबर 9, यानी कि एक्स बार अपना आ गया यहाँ पर 9। 9 में से हम घटाएंगे एक्स घटाएंगे, 9 में से एक्स घटाएंगे तो 9 में से 6 गए, तो सॉरी एक्स में से एक्स बार घटाएंगे तो 6 में से 9 घटाए तो -3, 6 में से 9 घटाए तो -3। ठीक है, 7 में से 9 घटाए तो -2, 8 में से 9 घटाए तो -1। ठीक है, 9 में से 9 घटाए तो 0, 10 में से 9 घटाए तो 1, 11 में से 9 घटाए तो 2, 12 में से 9 घटाए तो 3। ठीक है, यहाँ एफ इंटू डी स्क्वायर कर देंगे अपन, तो एफ इंटू डी स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 एफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, 3 3 9, यानी कि डी स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 दूनी 4, 4 6 चौका 24। ठीक है, यहाँ 9 का 9 ही रहेगा, यहाँ 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 ही रहेगा स्क्वायर और 8 का 8 आ जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 5 यानी कि 20 हो जाएगा। यहाँ 3 3 9, 9 9 इंटू 4, 4 9 36 हो जाएगा। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 124 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर 432 बटा 48 बराबर 9। माध्य विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन बराबर अंडर रूट 124 बटा 48 अंडर रूट 2.58 बराबर 1.60। इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपना आधे घंटे में लगभग पूरी यूनिट समाप्त हो गई है। ठीक है, अभी फ़िलहाल अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में इनको सोल्व करके जान सकें, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी ये फाइल कंप्लीट कर लें। ठीक है, बाकी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो कॉलेज में आप लोग मुझसे ये चीज़ें समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी वीडियो में तो यही कर पाऊँगा मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए मैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, आप अच्छे से लिख लेंगे इसको। ठीक है, एक बार फिर देख लो इसको शुरू से ही थोड़ा सा फास्ट में ना। ये आपका पहला प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, पॉज कर करके आप इसके आंसर लिख लेना। ये तीसरा प्रश्न है आपका, ये चौथा प्रश्न है। ठीक है, ये पांचवा प्रश्न है। ठीक है, ये छठा प्रश्न है, ये सातवां प्रश्न है आपका। ठीक है, ये आठवां प्रश्न है, ये नवा प्रश्न है, नवा प्रश्न, ये नवा प्रश्न है आपका। ठीक है, नवे प्रश्न का ये पूरा नवे प्रश्न का आंसर है ये यहाँ तक। ठीक है, ये 10वां प्रश्न है, ये 10वें प्रश्न का आंसर है आपका, ये 10वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, इसके बाद में ये 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न, ये 11वें प्रश्न का उत्तर है, सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करें, हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो किसी प्रश्न में। हालांकि मैंने पूरी सावधानी बरती है